अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सादिक मजीद। जैसा कि आपको मालूम है, आज पूरे मुल्क में एक ही जिक्र हो रहा है, APC। वज़ीर आज़म ने जो APC बुलाई थी उसमें किस हद तक उनका जो है वो जो तवक्कुआत थी वो पूरी हुई। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं हो सकी और भी जमातों ने एतराज़ किया है कि उनको दावतनामे नहीं दिए गए और मुत्तफ़िक़ाल इसको जो है वो करारदाद नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि इसमें ऐसी पार्टियाँ भी नहीं बुलाई गई जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, और ऐसी पार्टियाँ जिनके अरकान बाद असम्बली में मौजूद हैं और उनको दावतनामा नहीं दिया गया, बुलाया ही नहीं गया सिरे से। इसके बावजूद जो वहाँ पे क़यादत आई थी उसने एक काफ़ी मुदल्लिल जो हैं वो बातें की और पाकिस्तान की तरफ से एक सियासी और अस्करी क़यादत के जानिब से इत्तफ़ाक़ राय दिखाया गया और भरपूर जवाब अमेरिका को दिया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जारियत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहता है और पाकिस्तान जो है वो किसी भी जगह पर जारहाना ज़ायम नहीं रखता। ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि जो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं और उनकी तरदीद कर दी गई है। इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ सिंध में सैलाब की सूरत हाल है। हुकूमत सिंध इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और अभी तक सैलाब मुतासरीन जो हैं, बारिश और सैलाब मुतासरीन जो हैं वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद पहुँच सके। हुकूमत ने आलमी बरादरी से भी अपील की थी, अब तक उसकी क्या सूरत हाल है, किस हद तक रिलीफ वर्क आगे बढ़ा है, इसका भी जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने पिछले दिनों जो बातें की थी कि कराची में ख़ास तौर पे जो कब्ज़ा माफिया है उसको उन्होंने कहा था कि 1 महीने की मोहलत दी जाती है, इसके खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो लोग गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराज़ी पर काबिज़ हैं वो अराज़ी खाली कर दें। इस पर हुकूमत सिंध की जानिब से भी एक इजलास किया गया। वज़ीर आला सिंध ने यह एतराफ़ किया कि 50,000 एकड़ अराज़ी पे गैर कानूनी काबज़ीन मौजूद हैं और 4,000 एकड़ अराज़ी खाली करा ली गई है। इसका भी आज हम अपने प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। आफ्ताब अहमद मेमन साहब हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं सारे मामलात पर। उनके साथ GM जमाली साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बेलाग गुफ्तगू करते हैं। उनके साथ सूबाई मशीर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा हैं इम्तियाज़ अहमद शेख साहब। गुफ्तगू का आगाज़ इम्तियाज़ अहमद शेख साहब से करूँगा। शेख साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। कल APC हुई है, पहले इसी का जायज़ा लेंगे। क्या समझते हैं आप, क्या नतीजे रहे हैं? देखिए जी, APC का मकसद तो सबको पता है कि इन सब तमाम लीडरशिप पूरे मुल्क की और मेजर पार्टीज़ की लीडरशिप जितनी भी थी और भी छोटी छोटी पार्टियां भी थी, बड़ी पार्टीज़ भी थी, पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी रखने वाली भी थी और बाहर भी थी जो न रखती हैं, तो ये एक और फौजी क़यादत भी वहाँ मौजूद थी। तो मकसद यही था कि जो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का इशू था ये, कि किसी एक सियासी जमात का इशू नहीं था, तो हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया, तमाम लीडरशिप को जमा किया और एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि फ़ौजी क़यादत, सियासी क़यादत और एक ही मौक़िफ़ पर हैं और जो पाकिस्तान जो इस वक्त फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म के लड़ाई में, और इतना 35-40 हज़ार हमारे लोग यहाँ शहीद हुए हैं, फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं और इतना नुकसान हमने अरबों रुपए का उठाया कि हमसे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हमसे चली गई और कोई यहाँ आने को तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ टेररिज्म के हवाले से। तो सब कुछ करने के बावजूद भी हम पे इल्ज़ाम लग रहे थे, डू मोर और इस तरह की चीज़ें, और फिर हमारी एजेंसियों पर, फ़ौज पर, हुकूमत पर मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात। अभी ख़ास तौर पे इस वाक़े के काबुल वाले जो एम्बेसी का जो वाक़या था जिस पे फायरिंग हुई थी, उसके बाद एक बेतहाशा एक महाज खोल दिया गया पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ख़ास तौर पे। तो ये सब लोगों को दिखाना था कि जी ऐसी बात नहीं है, फ़ौज इस पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है और तमाम पॉलिटिकल लोग, यहाँ के अवाम, यहाँ की पूरी कौम जो है वो फ़ौज के साथ है। और इदारे और लोग, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं सियासी अमल में, सियासी लीडरान भी, हुकूमतें भी करती हैं, लेकिन हम सब एक हैं, मुत्तहद और यूनाइटेड का जो स्टैंड था वो एक मैसेज था कि वी आर यूनाइटेड। और इस मसले पे पाकिस्तान की दिफा के लिए पूरी कौम बशमूल फ़ौजी की क़यादत, सियासी क़यादत, सब जो है उसके लिए साथ हैं और साथ रहेंगे। इस तरह का एक मैसेज, अच्छा मैसेज गया। और ठीक है, छोटी मोटी पार्टियां दो चार शेख साहब, आपकी पार्टी के भी जो सरबराह हैं पीर साहब पघारा, ज़ाहिर है कि सब उनकी इज़्ज़त करते हैं, बड़ा उनका एहतराम है, वो इसमें शरीक नहीं हुए, तो क्या उनकी नासाजी तबीयत की वजह से शरीक नहीं हुए या वो जानबूझ कर नहीं गए? नहीं, पीर साहब का बयान उस वक्त चला मीडिया पे जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी फैसले इस सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत मिलकर इस APC में करती है उसकी हिमायत का उन्होंने ऐलान किया, फ़ौजी क़यादत के साथ खड़े होने का ऐलान किया और ये यकीन दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में वो पूरी कौम के साथ हैं, हमारी पार्टी उनकी ज़ाती हैसियत से, सियासी हैसियत से।
तो मैं समझता हूँ कि वो एक वजह थी जिसकी वजह से, सेहत की वजह से वो खुद जा नहीं सके, और उनके जो बेटे हैं, जो एमएनए हैं, जो कि जाते हैं वहाँ, पार्लियामेंट लीडर भी हमारे, वो पाकिस्तान से बाहर थे। तो इस वजह से उनका शिरकत ना हो सकी। अदरवाइज़ डेफिनेटली कोई न कोई वहाँ से बंदा जाता। और जो हमारे वफाकी वजीर थे वो सांगड़ में फंसे हुए थे, क्योंकि सांगड़ में अभी तक शहर में पानी है, निकल नहीं सकते। सैलाब की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ हो रही है, तो उसमें अच्छा शेख साहब, ये जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कहते हैं नहीं हो सकी सही भरपूर अंदाज में, कौम परस्त जमातें वहाँ की जो हैं वो उनके लीडर नहीं आ सके, और लोगों ने कहा भी है कि हमें जानबूझ के बुलाया नहीं गया। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब कह रहे हैं हमारी पार्टी को नहीं बुलाया गया, बल्कि उनके रहनुमाओं के तो अब ये रद्द-ए-अमल आ रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब बाइकाट कर सकते थे इसलिए हमें नहीं बुलाया गया, और एजाज़ुल हक साहब को नहीं बुलाया गया, उनकी पार्टी के तो मेंबरान भी हैं पंजाब असम्बली में। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि बुलाना सबको चाहिए था, क्योंकि ये एपीसी थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, नाम ही उसका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी। अगर लेकिन हुआ बहुत जल्दी में, टाइम बहुत शॉर्ट था, तो उसे हो सकता है कि कुछ पार्टियां रह गई हों। अगर किसी को किसी सियासी वजूहात पे रोका गया है तो फिर तो गलत है। अगर किसी टाइम की मजबूरी या किसी रब्ता ना होने की सूरत में रोका गया है तो मतलब वो तो आदमी उसको तो इग्नोर कर सकता है, उसको मतलब उस पर अपोलोजाइज़ कर सकता है कि रह गए। लेकिन अगर ये कहे कोई आदमी के किसी वजह से, किसी सियासी पार्टी की वजह से, किसी और पार्टी की वजह से, या अपने सियासी इख्तलाफात की वजह से किसी को नहीं बुलाया गया, अगर ये सही है, वो गलत है, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, सबको बुलाना चाहिए था, और ख़ासतौर पे बलूचिस्तान के दोस्तों को ज़रूर बुलाना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं आए, या नहीं आते तो फिर वो बाइकआउट करते। एक बुनियादी सवाल लोगों के जहन में है कि पहले पार्लियामेंट ने करारदादें पास की थी, ड्रोन हमलों के खिलाफ करारदाद आई थी, हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया जिस तरीके के करारदादें थी। तो अगर इन एपीसी के फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या फ़ायदा है इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके फैसले करने का? देखिए जी, अब ये वक्त की बात होती है कि किस वक्त पे क्या फ़ैसले होते हैं। असूली तौर पे जो पार्लियामेंट में फ़ैसले हुए थे उसमें अमल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और मुसीबत की घड़ी हो जो इस वक्त कौम को, पूरे मुल्क के लिए कोई एक चैलेंज कोई सामने दरपेश हो, तो उस पर भी खामोश रहा जाए कि जी पहले भी कुछ नहीं हुआ। अगर पहले कुछ नहीं हुआ तो हम सबक सीखें और आइंदा के लिए उस पर अमल करें। और ये चीज़ें आज एपीसी में हुई हैं, इसको पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी आए, ताकि जो वोट लेकर आए लोग वो भी सुने क्या एपीसी में क्या फैसला हुआ और मज़ीद वो क्या इसमें शामिल कर सकते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अमेरिका के साथ जो भी मुआहदे हुए हैं या जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको पार्लियामेंट के सामने लाया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अंडरटेकिंग्स दी हुई हैं। देखें जी, अगर जो भी फैसले, क्योंकि इससे पहले ये रवायत नहीं रही, लेकिन इस टेन्योर में ये रवायत ज़रूर रही है कि फ़ौजी क़यादत ने आके ब्रीफिंग दी है, इन कैमरा थी, क्योंकि बहुत से ऐसे कौमी सलामती के इशूज़ होते हैं जो कि मतलब शायद हम ना चाहें कि डिस्कस हो सकें आम आदमी, या वैसे भी सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो ब्रीफिंग उनको मिल चुकी है, मतलब फ़ौजी क़यादत ने 1 या 2 दफ़ा पहले भी इससे दे चुके हैं ब्रीफिंग, और उनको बता चुके हैं। तो मतलब अगर ज़रूरी समझते हैं कि इस तरह की चीज़ है, वो पार्लियामेंट फैसला करे कि उनको लाना है, तो वहाँ डिस्कशन हो, इन कैमरा हो, बताएं आके। उसमें कोई पार्लियामेंट से छुपाने की बात नहीं है, लेकिन वो जो भी फैसला हो वो कौमी मफाद में हो, नेशनल इंटरेस्ट में। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। GM जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सिंध में सरकारी अराजी पर कब्ज़ा, ये एक बड़ा अहम मामला है। वज़ीर आला सिंध सईद कायम अली शाह ने भी अहम इजलास करते हुए ये कहा है कि ये नाजुक और हसास मामला है। 50,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो है सरकारी वो गैर कानूनी तौर पर लोगों के कब्ज़े में है, और तकरीबन 4,000 एकड़ ज़मीन जो है वो बागज़ार कराई गई है। कौन लोग हैं जो ये कब्ज़े करते हैं, उनको किन लोगों की पुष्पनाई हासिल होती है, मकसद क्या होता है लैंड ग्रैबर्स का, और हालात अचानक जब बिगड़ते हैं तो ये लैंड ग्रैबर्स उसमें किस हद तक मुलविस होते हैं, कत्ल गारतगरी होती है, और बहुत अहम जो है वो हालात जो है वो अहम मौके पे बिगड़ जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे। जी GM जमाली साहब, कौन लोग हैं लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं? आपके पास खासा डाटा है, आपने काफ़ी चीज़ें जमा की हुई हैं, काफ़ी रिपोर्टिंग आप करते रहे हैं। मेन बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स कौन हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ज़मीनों पे कब्ज़े का जो सिलसिला है उसमें तेज़ी जो आई है वो तकरीबन 2001 के बाद से आई है, जब ये कमिश्नरी निज़ाम को ख़त्म किया गया और लोकल गवर्नमेंट निज़ाम आया, जिसके तहत SDMs और कमिश्नर्स फारिग हो गए। चूँकि उस ज़माने में एक चेक एंड बैलेंस होता था ज़मीनों के ख़ास तौर पर इशूज़ पे, जो और सारा जो रिकॉर्ड होता था वो एक डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर होता था। लेकिन जैसे ही ये निज़ाम आया तो वो सारा डेटा जो है वो नीचे की लेवल पे चला गया और उसको मुख्तारकार और पटवारी की सतह पे डील करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये हुआ कि 2001 के बाद जैसे ही ये निज़ाम आया, बल्दियाती निज़ाम, तो तपेदार और मुख्तारकारों ने, कुछ अफसरान, कुछ सियासी जमातों से, सियासी जमातें वो हैं जिसमें हुकूमत सिंध ने जो ये डेटा तैयार किया है और अभी जो सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और रहमान मलिक को दिया है,
इसमें उन्होंने तकरीबन तमाम जमातों के नाम लिख दिए हैं, जिसमें बशम पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, फंक्शनल मुस्लिम लीग भी है, मुस्लिम लीग काफ भी है। उन तमाम लोगों के इनकी सरकारी लिस्ट में इनके नाम मौजूद हैं और एरिया वाइज भी मौजूद हैं कि कितने एरिया पे इन लोगों ने जमाली साहब इस कब्जे पे किए हुए मैं मज़ीद बात करूँगा। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, इस पर आके दोबारा गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी GM जमाली साहब मौजूद हैं। वो बता रहे थे कि सिंध में इस वक्त जो है वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध सईद कायम अली शाह ने ख़ास तौर पे हिदायत जारी की है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है, वफाकी हुकूमत भी कह चुकी है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। उनके पास लिस्टें हैं, कौन लोग इस वक्त जो है वो लैंड ग्रैबिंग में मुलव्विस हैं। उन्होंने सियासी जमातों के नाम लिए हैं, उनसे हम मज़ीद पूछेंगे कौन कौन से नाम हैं। जी जमाली साहब, जहाँ से गुफ्तगू हमारी सिलसिला टूटा था, चाहूँगा वहीं से आप आगे बढ़ाएँ। बताएँ, इस वक्त सुना है कि जो लिस्टें बनी हैं उसमें मौजूदा और साबिक वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा के नाम भी शामिल हैं, और ऐसी बासर सियासी शख्सियात हैं जो ख़ुद को बड़ी पारसा कहती हैं लेकिन लैंड ग्रैबिंग में मुलव्विस हैं। जी, हुकूमत सिंध की जानिब से जो लिस्ट बनाई गई है इसमें बिल्कुल साबका और मौजूदा वज़रा के नाम हैं, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के भी नाम हैं। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो लिस्ट बनाई गई है इसमें इनसे भी ज़्यादा जो ताकतवर लोग हैं, जो इनके बिल्कुल बैक पर हैं, उनके नहीं हैं। चूँकि इन लिस्टों को बनाने में उन लोगों का किरदार है, उन्होंने ख़ुद ये लिस्टें बनवाई हैं। अब इन लिस्ट में जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 50,000 एकड़ अराज़ी पर काबिज़ है और कब्ज़ा माफिया बैठी है, लेकिन हुकूमत ने जो ये लिस्ट बनाई है वो उसमें सिर्फ 5,000 एकड़ अराज़ी का जिक्र है अब तक, और बाकी 45,000 अराज़ी का कोई जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो अफसर जो पिछली हुकूमत में ख़ुद कब्ज़ा माफिया के साथ मिले हुए थे वो आजकल सीटों पर बैठे हैं, वो लिस्टें बनाते हैं। किसी भी मरहले में अरबाब रहीम के दौर में आपने देखा होगा एक बड़ा हवा बनाया गया, बड़े केसेस बनाए गए, लेकिन अल्टीमेटली वो लैंड ग्रेबर जो उस वक्त उनके साथ चल रहे थे वो लैंड ग्रेबर आजकल मौजूदा हुकूमत के रहनुमाओं के आंखों का तारा बने हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जहाँ पे टारगेट किलिंग होती है तो कह देते थे लैंड माफिया इन्वॉल्व। कराची में कौन से एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे लैंड ग्रैबिंग ज़्यादा हो रही है? ये मुख्तलिफ टाउन्स के हवाले से उन्होंने बनाई है। गुलशन टाउन का इसमें जिक्र है, गडाब टाउन का जिक्र है, स्कीम 33 का जिक्र है, बिन कासिम टाउन का जिक्र है, कोरंगी टाउन का जिक्र है, केमाड़ी टाउन का इसमें जिक्र है। इस तरीके से और कराची के जो टाउन्स हैं इसमें नाम भी तो आइडेंटिफाई किए गए हैं ना? जिसमें बड़े काफ़ी नाम हैं, लेकिन वो असल में प्रॉब्लम यही है कि नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ एक दो किस्म की इसमें ये रिपोर्टें आपने तो नहीं बनाई ना, ये तो सरकारी रिपोर्ट्स हैं, आप तो नाम ले सकते हैं। दो किस्म की इसमें करप्शन का जिक्र किया गया। एक तो इसमें बाद इदारों के सरबराह जैसे अमीज़ादा क्वाटी डायरेक्टर जनरल MDA थे, उनका इसमें नाम लैंड ग्रेबर में लिखा गया है कि लैंड ग्रेबर की लिस्ट जो सरकारी ओहदे पे थे, सरकारी ओहदे पे मौजूद थे, और जिन्हें अरेस्ट भी किया गया, उसके बाद उन्हें दुबई भी जाने दे दिया गया। इस तरीके से इस तरह इसमें बहुत लोग हैं, मिनिस्टरों के नाम हैं, बाद वज़रा के नाम हैं, साबका के भी हैं, मौजूदा के भी हैं। लेकिन ये कि मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो लिस्ट है ये अभी मुकम्मल इन्होंने नहीं बनाई। ये सिर्फ एक दिखावा समझ लें, सुप्रीम कोर्ट को भी एक पेश करने के लिए कि जी आप देखें इनमें वज़ीरों के नाम भी हैं, इसलिए हमने किसी के साथ जो है वो नहीं किया, और तमाम सियासी जमातों में 10-10, 12-12 नाम उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। लेकिन असल जो ताकत का महवर लोग हैं जिनके लिए ये सब काम कर रहे हैं, उनमें से इस पर किसी का जिक्र नहीं है। तो इसलिए अभी इसको आगे जाके वो कह रहे हैं कि जी अभी मजीद लिस्टें बना रहे हैं। तो अगर 5,000 सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी के लोग हैं ये बताइए? देखें, इसमें पीपल्स पार्टी और MQM के जो लोग हैं उनकी अक्सरियत है इस लिस्ट के मुताबिक। इसके अलावा फंक्शनल मुस्लिम लीग के बाज़ रहनुमा हैं, उनका जिक्र है। मुस्लिम लीग काफ के मिनिस्टर भी रहे पुराने, और फंक्शनल लीग के तो आप नाम ले सकते हैं, साथ बैठे हैं इम्तियाज़ शेख साहब, अगर गलत होगा तो ये तरदीद करेंगे। बिल्कुल जी, हमसे हम पूछेंगे, हम इनके जवाब देंगे। आप बताएं नाम। पीर साहब पगारा से रिलेटेड करने वाले जो उनके साहिबजादे हैं, उनके बच्चों के उनके नाम इनमें मौजूद हैं, और लिखा हुआ है कि वो लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं। इसी तरीके से नहीं, कौन से बच्चे का नाम है? पीर साहब तो बहुत सारे बच्चों को आग भी कर चुके हैं। पीर साहब के मैं वजाहत कर दूं थोड़ी सी। अबू बकर का नाम है। पीर साहब के पोते हैं कुछ, जिनको पीर साहब आग कर चुके हैं। बिल्कुल। उनका अगर नाम है तो वो फंक्शन में है ही नहीं, ठीक है। और पीर साहब का उस पर एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उनके वजाहती बयान भी हैं, ख़ुद अपनी ज़ाती उनकी ज़बान से स्टेटमेंट भी है कि वो हमारा मेरे से उनको ताल्लुक नहीं है। ये लिस्ट जो आप बता रहे हैं ये किसने तैयार की है? ये हुकूमत सिंध ने इसको तैयार किया है, जो DO रेवेन्यू कराची और एडिशनल जो डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट है जमाल मुस्तफ़ा काजी है, और DO रेवेन्यू शौकत जोखियो है। मैं आपको बताऊं, शौकत जोखियो का नाम उन्होंने लिया। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ।
अब दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को रख दिया गया। सबसे बड़ा मोस्ट करप्ट, नोटोरियसली करप्ट अफसर ये शौकत जोखियो, जो कि इस वक्त डीओ कराची है, उसकी लिस्टें मतलब जो खुद कई केसों में मुलवस है, और मतलब किसी भी आदमी से आप जाके कराची की रेवेन्यू ऑफिस से पूछ लें, उसके बारे में आपको खुलकर बताएगा। अगर वो लिस्टें ये बनाता है, और दूसरी बात मैं आपको, मैं ऐसे लोगों को क्यों नहीं हथकड़ियां लगवाते आप? ये फिर अब चीफ मिनिस्टर साहब लगवाए ना, हम बता रहे हैं, हम उनको सबूत भी देंगे। नंबर 2, ये जो पीर साहब के हवाले से जो बात हुई, पीर साहब का ख़ानदान, पीर साहब इस चीज़ों में है नहीं। अगर किसी उनके पोते ने किया है तो वो उनके कुछ ऐसे पोते हैं ज़रूर फैमिली में लोग जिनको वो आग कर चुके हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी मतलब हम चैलेंज करते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो सामने ला के हमें बताया जाए, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। दूसरी बात, ये लिस्टें बना के खानों में रख दी गई, तो उन लोगों को सामने कन्फ्रंट करें ना। अगर मेरा नाम है, कन्फ्रंट करें ना। ये इस तरह होता है, मेरे साथ भी ज़ाती तौर पे हो चुका है। अरबाब गुलाम रहीम ने मेरे ऊपर केसेस डाल दिए रेवेन्यू के, मैं उनको भुगतता रहा, मुझे पता ही नहीं, और मैं भुगतता रहा, पर आखिर में उन्हीं कोर्टों ने, कॉम्पिटेंट कोर्टों ने मुझे बाइज्जत बरी किया। लेकिन उस वक्त एक स्कैंडल बन गया, उस वक्त एक खबर आ गई अखबार में, ये हो गया। ये उस तरह ये बने हुए नाम, मैं नहीं जानता किस किस के नाम इसमें है। अरबाब गुलाम रहीम ने तो आपका नाम लेके बहुत सारे इल्जाम लगाए, मुकदमात बनवाए। उनको बुलाए ना, उनको बुला के सामने कन्फ्रंट करें ना, कोई ऐसा ईमानदार अफसर। अब शौकत जोखियो जैसे अफसर अगर लिस्टें बनाएंगे और वो फिर उनके नाम लेके फिर पुलंदा सुप्रीम कोर्ट में देंगे, बड़ी जाती हमारे साहब पीपल्स पार्टी के वज़रा बताएं कौन कौन से हैं इसमें? इसमें जो लिस्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वजीर हैं नदीम भुट्टो, जब भी बने हैं जी, अभी जो बने हैं कच्ची आबादी के मिनिस्टर, उनका इसी लिस्ट में है जो गवर्नमेंट ने खुद बनाई है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ फौजी अफसरान के भी इसमें नाम मौजूद हैं। इसी तरीके से इस लिस्ट में सुहेल खान, ऑफिसर ऑफ MDA, ये MDA के खुद डायरेक्टर लैंड हैं जिनका ये नाम है। इसमें असल में 2 तरह की जो है वो हो रही है। एक तो ये जो मुख्तारकार पटवारियों के ज़रिए लैंड ग्रैबिंग करके और सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया जाता है। दूसरी इदारती सतह पर लैंड ग्रैबिंग है, जिसमें पोर्ट कासिम आ गया, KPT आ गया, स्टील मिल आ गया, सिविल एविएशन आ गई, और जो फौजी इदारे हैं, सिविल इदारे हैं, वो हुकूमत सिंध की ज़मीन को इनको बेसिकली दी जाती है ऑपरेशनल पर्पस के लिए, जिस पर फिर ये कब्जा कर लिए जाते हैं। फिर वो रिहायशी कॉलोनियाँ बना देते हैं, अपने अफसरान को भेज देते हैं, या बिल्डर ऑफ, इसमें एक बहुत बड़े बिल्डर का नाम है सलीम जकी, इस वक्त उनका बड़ा नाम है मार्केट में, लेकिन ये है कि वो लैंड ग्रैबिंग में उनका नाम वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। इस लिस्ट में नाम है बिल्डर? जी बिल्कुल है, इस लिस्ट में सलीम जकी का नाम लिखा हुआ है। इसी तरीके से आसिफ मेमन है एक, वो भी बहुत बड़े बिल्डर हैं। हुजूर बख्श कलवड़ हैं, अलबजबी होटल के मालिक हैं, उनका भी नाम लिखा हुआ है इसमें। बाबर अली हैं, ये भी एक बिल्डर हैं बहुत बड़े, इनका भी नाम लिखा हुआ है। इसी तरीके से JUI के हैं मौलाना उमर सादिक, इनका भी नाम लिखा हुआ है इसमें। इस तरीके से इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। ऑफिसर्स के नाम भी मेंशन है इसमें, KDA के, KMC के, फार्मर जो कालादम KMC है, उनके नाम मेंशन हैं। लेकिन अर्ज यही है, अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये सब मोहरे हैं। असल जो ताकतें हैं जो यहाँ से ये सारे काम करके पैसे बाहर भेजते हैं, उनमें से किसी का इसमें नाम नहीं है। अभी मैं इसमें मजीद बात करूँगा आपसे। आफ्ताब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी बीच में वक्त गुजर गया। आफ्ताब मेमन साहब, सैलाब की सूरत हाल में चाहूँगा ज़रा अपने अपडेट कर दें हमारे नाजरीन को, सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ये जो बारिश बरसात की वजह से इतना पानी आया है, क्या ये वाकई इतना पानी था कि इसको हम हैंडल नहीं कर सकते थे, हमारे हुकूमती ज़राए वसाइल इस काबिल नहीं थे कि हम इसको प्रॉपर्ली समुद्र तक ले जाते, या कहीं गफलत हुई है, कोताही हुई है, और आइंदा बरसों में अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो कैसे इसमें से हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं? सर भाई, सैलाब की सूरत हाल और उसके लिए क्या किया जा रहा है, वो एक असल में मैं इसको एक दूसरे नुक्ते नज़र से देख रहा हूँ। और मेरी जब भी कहाँ दोस्तों में डिस्कशन होती है तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है इस चीज़ के, कि ये रिलीफ में क्या हो रहा है, या कितनी कैंपों में जा रहा है, या क्या हो रहा है। आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये है कि ये जो कहते हैं ना कि जी इरिगेशन वाले, या एक्चुअली अदाद शुमार इसी तरह बताए जा रहे हैं कि जी 10 से 12 मिलियन एकड़ फीट के करीब पानी जमा हुआ है, अगर ये जो रेन गेजेस को ट्रांसलेट कर लें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो विच इज़ लाइक तरबेला डैम का जो कैपेसिटी थी वो 10 मिलियन एकड़ फीट की थी। यानी एक तरबेला का पूरा पानी जो भरा होता है तरबेला, वो इस वक्त यहाँ पे पानी मौजूद है? जी जी, आई हैव रीज़न टू इनके साथ एग्री करने का। लेकिन ये पानी निकला क्यों नहीं, उसकी वजूहात पे मैं या वो जो अवामल हैं या जो इंटरवेंशंस हुई हैं। देखिए, मैं कुछ देर पहले भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब हमारी बात हो रही थी, आपने मुझसे पूछा सैलाब के सिलसिले में, तो मैंने कहा कि साले भाई
बहुत अच्छी निकासी के कुदरती ज़राए मौजूद हैं सिंध के अंदर, जो फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल रहे हैं। हाँ, लेकिन कब्जे हो गए, वो सारे सर, रास्ते बंद हो गए। मतलब 23 अजला में से 13 ज़िले जो वर्स्ट अफेक्टेड बताए जा रहे हैं, इसके अंदर क्या दो कुदरती, इन 13 ज़िले जो है ना, इनकी कैचमेंट एरिया में आप देख लें तो एक तरफ से तो नारा ईस्ट जो आता है ना, वो नीचे आके ढोरो नारो बन जाता है, जो ये खिपरों से नीचे वाले इलाके में, ये जाके डेजर्ट और यहाँ जाके व्हाट यू कॉल ड्रेन आउट होता है, और ये ज़मीनों को सैलाब, अपना सैलाबी पानी के सूरत में थर की ज़मीनों को आबाद करता है। दूसरा एक, अच्छा, इसके साथ कैचमेंट एरिया आ जाती है आपकी जुमड़ाओं की, मिठड़ाओं की, ये सांगर डिस्ट्रिक्ट आ गया, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट आ गया, अल्लाह आपका भला करे, मीरपुखार ज़िला आ गया, काफ़ी हद तक आ गया, और कुछ डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का ऊपर हिस्सा जिसे हम बैराज वाला कहते हैं, ये एक नेचुरल था। सरस्वती दरिया जो कहते हैं ना कि एक लास्ट रिवर, या हाकड़ा दरिया, उसका ये पुराना बेड था जो नीचे आके अभी ढोरे की सूरत में आ गया, जब नारा का पानी यहाँ पे आ गया, या इसको हाकड़ा भी कहते हैं। अभी मैं कल ही अखबार में पढ़ा था कि जी, बल्कि आज के अखबार में, एक सिंधी अखबार में, कि प्रेसिडेंट साहब ने डायरेक्टिव दिया है, या मेरे ख्याल में 2 दिन पहले की बात है, कि जी हाकड़े में इसका पानी छोड़ा जाए। यानी प्रेसिडेंट साहब सिटिंग एट इस्लामाबाद, ही नोज़ कि इसका सोल्यूशन है। ज़ाहिर है उनका इलाका है, वो सिंध को जानते हैं, अरे वो बहुत अच्छी तरह जानते को भी मालूम होना चाहिए। इसमें मजीद बात करूंगा, लेकिन वक्त तो है छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क में आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त सिंध में सैलाब की सूरत हाल क्या है। ब्रेक पे जाने से पहले आफ्ताब अहमद मेहमद साहब, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आफ्ताब साहब, ये बताएं, जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? कहीं नाअहली कोताही नज़र आई है आपको? जी, ये तो यकीन है, लेकिन इस वक्त की बात नहीं है, ये दिस निगलेक्ट हैज़ कंटिन्यूड। मैं जो अर्ज़ कर रहा था ना कि हाकड़ा बंद हो गया ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर ईयर्स, यहाँ पे उसके ये एक इलाका है, ये जो कैचमेंट एरिया मैं बता रहा हूँ ना आपके 13 अजला की, और जिसके अंदर ये नसरत केनाल, रोड़ी केनाल, फुलेली, पिंजारी, नारा, मिठड़ाऊ, जमड़ाऊ, ये सारे जो है ना इसी के अंदर आते हैं। तो दूसरा नेचुरल इंटरवेंशन ये था, और निकासी का रास्ता था, वो पुराण था। वो आपने कहा सदर मुमलिकत को तो मालूम है, हाँ, लेकिन जो अफसरान इस पर काम कर रहे हैं वो खामोश हैं। सर, अफसरान के अलावा ये भी तो एक मसला है ना कि जी यहाँ पे मतलब हु इज़ द डिसीजन मेकर एंड हु इज़ द वन जिसको जो इंटरप्रेट करे। अभी मैंने अखबार में एक दिन पढ़ा था, एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि 1 लाख घर जो है उनको नुकसानात हुए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी 81 लाख लोग बेघर हुए। अब 1 लाख आदमी 81 का कोई रेशो नहीं बनता, तो आपस में स्टेटमेंट्स नहीं मिलती हैं। नहीं, मेरी गुजारिश ये है ना कि अगर चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, मतलब ही हैज़ ऑल मशीनरी अवेलेबल टू हिम, तो मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो मेहरबानी करके बयानात न दें, जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं उसको ऑन करें, उसी को फॉलो करें और उसके आगे चलें। तो ये डिसीजन मेकर, मैं कह रहा था दूसरा वो पुरान का है। सजेशन ये दें कि आइंदा भी तो इस तरह की सूरत हाल रहेगी, ये मौसम रहेगा। जाहिर है कि इस वक्त जो है चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेटली, और बहुत सारे जो हैं वो मौसम बदलते हैं, बारिशें, सैलाब वेलाब आता रहेगा। अगले साल ये सूरत हाल हुई तो क्या करेंगे? सर, ढोरों को चालू कर दें, पुरान का ढोरो जो है जिसे हम कहते हैं, जो जाके नीचे बॉर्डर में शकूर डंड और वो हम क्या कहते हैं उसको साई डंड, ये 3 ड्रेनेज ये समंदर में पानी लेके जाती हैं, उसके रास्ते हैं। अच्छा, इनको जो है वो खोला जाए, इनमें पानी डाला, वहाँ से नारे का ढोरा खोल दें, जिसको हम कहते हैं कि जी हाकड़े के पुराने बेड पे जा रहे हैं। ये कहाँ बंद हुए हुए हैं, किस जगह पे, किसने बंद किए हुए हैं, कौन लोग मुलव्विस हैं इसमें? सियासतदान होंगे ना वहाँ पे, बड़े बड़े बासर लोग होंगे। यकीनन लोगों ने वहाँ पे अपने मतलब ज़मीनें अलाट करवा ली, या कब्जे करवा लिए, या रिकॉर्ड चेंज करवा लिया, फिर उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शंस कर दी मुख्तलिफ जगहों पे। अभी ढोरों के लिए ये जिम्मेदारी किसकी है, किसने करना है? सिंध हुकूमत ने करना है, वफाकी हुकूमत ने करना है, मुकामी हुकूमत ने करना है? सर नहीं, सिंध हुकूमत ने करना है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से, गुज़श्ता मेरे ख्याल में कोई 20-25 साल से तो ये चला है। ये ढोरे तो मैंने खुद ने, छोटा बच्चा था तब मैंने 60s तक मैंने बहते हुए देखे, उसके बाद नहीं बहते हुए देखे। तो ये बंद हो गया। यूसुफ तालपुर साहब भी कह रहे थे कि कोई 8 रास्ते हैं जो बंद हुए हैं। शेख साहब भी जानते हैं, हर चीज सियासतदानों पे न डालें। ये वक्त के साथ लाखों लोग जहाँ आबाद हो गए, आबादी बढ़ गई है हमारी, और मतलब कोई एक जगह छोड़ के देखें आप, अगले दिन वहाँ आएंगे तो कोई छोटी सी बस्ती बनी होगी। ये ज़मीनें थी, फिर ये आबाद हुई, फिर जो वहाँ पानी आया तो आबादी बढ़ी, और आबादी जो जिस तरह पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है,
तो मतलब मैं नहीं समझता कि कोई इलाका ऐसा बचेगा जहाँ से हम मतलब कोई चीज़ कर सकेंगे। तो ये लेकिन पूरा channelize करने ये की पूरी जरूरत है। इंक्रोचमेंट है सालों साल। उसमें सरकारी बिल्डिंगें भी बन गई, रोड्स भी बन गए, मुख्तलिफ इधर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी आ गए, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी आ गए, ज़मीनें आबाद भी हो गई। तो ये दरिया के अंदर भी इंक्रोचमेंट है और ये भी इंक्रोचमेंट है। अब इतने लाखों लोगों को ये प्लान बन जाए और उसको क्लियर करें तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मतलब अगर हो जाता है तो लोगों को डिस्प्लेस लेकिन करना पड़ेगा ना, हर साल उसके हमें अलावा सोचा उसके अलावा गुजारा नहीं है उसके। और दूसरा LBOD जो है, जो बदीन को डुबोता है हमेशा, और वो जो समंदर का पानी जो लेफ्ट बैंक की जो जिले लेके आगे जाता है समंदर में गिराता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और उसकी रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार वो उल्टा भी बहता है। उल्टी गंगा आपने सुनी होगी ना, अब ये उल्टी ये LBOD इन्क्रोचमेंट की है। आप बात कर रहे हैं तो मैं जमाली साहब के तासुरात देख रहा हूँ, वो मचल रहे हैं, मजीद उनके पास लिस्टें हैं, वो नाम बताना चाह रहे हैं। इनक्रोचर्स के नाम बताइए, कौन कौन से बड़े सरकारी इसलिए नहीं मानता कि जिस अफसर ने लिस्ट बनाई है, लेकिन सरकार ही लिस्ट बनाती है ना। लेकिन सरकार, आप भी सरकार का हिस्सा हैं, मसला ये आपके है पास कि- कहा जाएगा तो मसला आप ये भी है बना कि के देंगे। सरकार बहुत चीज़ें गलत भी बना लेती है, उसको सही करना चाहिए। और वो नाम लेंगे ना, आप बताइए कौन से गलत है। नहीं मतलब मुझे लेकिन नहीं पता मैं इसमें क्या असल कौन में कौन है जो क्या है। असल खराबी का जो असल मसला है वो बहुत आसान है कि इंतहाई जूनियर अफसरों को ऐसी जगहों पे बिठाया जा रहा है जो उनके लिए गलत काम करें। अब कराची जैसे इतने अहम शहर में, जहाँ हमने कभी पहले माजी में नहीं सुना था कि किसी मुख्तार कार को SDM लगा दिया गया, लेकिन यहाँ ये पोजीशन है कि जितने मुख्तारकार हैं उनको इन्होंने DDO रेवेन्यू नॉमिनेट किया है, जो SDM से ज़्यादा ताकतवर है इन मैटर्स में। अब मिसाल के तौर पे सबसे अहम जो टाउन है गडाब टाउन, उसमें एक मुख्तारकार DDO है। शाह फैसल टाउन है, उसमें भी मुख्तारकार को DDO बना दिया है। कोरंगी है, स्कीम 33 और गडाब टाउन ऐसे टाउन है जिनमें सबसे ज़्यादा करप्शन है, बिन कासिम टाउन। अब यहाँ पर जो है वो मुख्तारकार उन्होंने लगा दिए हैं, अब उनसे ये लिस्टें बनवाई गई हैं। तो ये शेख साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इन लिस्टों में शकूक हैं, इसीलिए शकूक हैं कि जिन लोगों ने इनको लगाया है ज़्यादातर तो वही लैंड ग्रैबिंग में मुलविस अच्छा, हैं। मेरे वो पास भी कैसे ये अपने कुछ नाम देंगे? कागजात हैं जवाली साहब, इनमें बहुत सारे इलाकों के नाम है। इसमें बताया गया है कि कबायली इलाकों से नकल मकानी करके आने वाले कबायली यहाँ पे कराची में आके जो है पहाड़ों पे काबिज हो गए हैं। ये कटी पहाड़ी हो या औरंगी टाउन की पहाड़ियाँ हों, या जब अंदरून सिंध में सैलाब आया या बारिशें हुई तो बहुत सारे लोग नकल मकानी करके यहाँ आए। जुल्फ़कार मिर्ज़ा का नाम लिया जाता है कि उन्होंने यहाँ लोगों को जो है वो कहा कि तुम लोग यहाँ पे बैठ जाओ और यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना, हम लोग तुम्हें जो है यहाँ पे कन्फर्म करवा देंगे, ज़मीनें तुम लोगों के नाम हो जाएंगी। इस तरह की बातें होती रही हैं। देखिए, तो ये कौन इसमें करता लिस्टों रहा है में ज़मीनों के कुछ इनके नाम है। एक जन्नत गुल साहब हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि सुराब कोट से जो मुतसल इलाका है वहाँ वो कब्ज़े करा रहे हैं। इस तरह एक आफरीदी साहब है, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है कि वो इस तरीके से कब्ज़े करा रहे हैं। जुल्फ़कार मिर्ज़ा का आपने नाम लिया, वो तो इस खैरिस लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन सिंध नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं अमीर बख्श भमरो, उसका ज़रूर इस लिस्ट में नाम है कि वो जो है कब्ज़ों में मुलविस हैं। इस तरीके से जुल्फ़कार मिर्ज़ा की आपने बात की, तो वो जिस ज़माने में सैलाब आया आपको याद होगा पिछले साल वाला पिछले साल, तो वो कुछ लोग इंटीरियर सिंध के जिनके सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था, वो शहर के नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पे कुछ एरिया में ज़रूर आए थे, लेकिन उस पर बड़ा शोर शराबा किया गया। हालांकि वो अपनी धरती पे आए थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, उनकी अपनी नहीं, वो जगह है, वापस भी उनकी चले गए ज़मीन है। बेचारे, वो बेचारे तमाम वापस सारे चले गए। वापस चले गए। पूरे मुल्क में उनमें लोग से ऐसे कोई हैं, आप जो मौजूद जा नहीं है सकते हैं। कि कहा जाए कि वो बैठे थे तो इसलिए कब्जा हो गया। कब्जा करने वालों में ज़्यादा अक्सरियत नॉन सिंधीज़ की है, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त कौम परस्ती या तासुब का नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि तमाम जमातें, इसलिए मैंने बशमूल तमाम जमातों के नाम लिए कि इस लिस्ट के मुताबिक उन जमातों के नाम हैं। अब इसके दो रास्ते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट या हाईअप्स को दिखाने के लिए देखें जी सारी जमातें इसमें मुलविस हैं और असल ताकतवर लोगों को छुपाया जा रहा है। जो वज़ीर आला एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 50,000 एकड़ एराजी पर कब्जा है, उनके पास कोई डेटा नहीं है। उन्होंने 5,000 एकड़ का डेटा दे दिया कि जी ये लोग हैं, इसमें बाकी ये 45,000 ज़मीन बाकी कहाँ पे 45,000 है, कहाँ पर हैं, कौन किसके लोग पास हैं, है, किन कौन इलाकों किन्होंने में? कब्जा किया, ये पता नहीं है आपने- उनको भी नहीं पता। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये 45,000 एकड़ शाहज़र ज़मीन शमून साहब बाकी हैं जी हाँ, सीनियर उनसे मेंबर। पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि वो एक रफ आइडिया लगाया गया है कि ये हुआ होगा, यानी कि आइडियाज़ के मुताबिक सिंध के चीफ मिनिस्टर ने इतना बड़ा बयान दिया है और सरकार की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई, जो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, रहमान मलिक को, वो ये लिस्ट है जिसमें सिर्फ 5,000 आप एकड़ वज़ीर आला के मैं- मुशीर हैं, लेकिन आप मैं बताएं, आपको वज़ीर एक आला बात ने बताऊं, कहा आपने नहीं ये है। कहा कि पठान आए और कब्जा कर लिया, ये बात भी नहीं है। कब्जे में सब शामिल है, जिसको जहां मौका मिलता है वो ज़बान नहीं देखता कि पठान है, सिंधी है, मुहाजिर है या कोई पंजाबी है। जिसको भी मौका मिलता है, ज़मीन खाली मिलती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई हाथ पीछे होता है, वो आके बैठ जाता है। ठीक है जी। इस तरह ये इंक्रोचमेंट आज से नहीं, कई सालों से होती रही। ये पिछले दौर में रेगुलराइजेशन का कानून भी बना था। आप तो रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं, मैं आपके रहा पास हूँ, भी इसलिए सारा मुझे डाटा आया इसलिए होगा। मुझे पता है, इसलिए मुझे बहुत सी चीज़ों का पता है। और ये चीज़ें जो हैं आज से नहीं हो रही। ये सुपर हाईवे पूरा कराची से हैदराबाद तक
ये अलाटमेंट हुई, नकली अलाटमेंट हुई, और मतलब इसमें सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी, पता नहीं क्या क्या हुआ, किस रिकॉर्डों पे हुआ। मतलब वो उस चीज़ में जाते हैं। अगर रहमान मलिक साहब ये करना चाहते हैं तो हम अपनी खिदमत देते हैं, उनको बताते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्होंने कहा था 1 महीने का वक्त देता हम हूं। देते हैं उनको, पूरी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, और फिर वो वेरीफाई कर लें और उसके बाद कार्रवाई कर लें। लेकिन ये जो लिस्टें बनी है ना, अब सबसे पहले तो फिर दूसरी बात जो अहम बात है कि मैं मतलब इस फोरम पे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पे लगा है, तो मैं उसको डिनाई करता हूँ। और किसी भी सरकारी अफसर के पास लिस्ट इसकी फोरम के तहत मैं कहता हूँ, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि लिस्टों में जिन्होंने लिस्टें बनाई हैं, तो फिर वो आप इनके साथ कानूनी चार्जवाई करेंगे, आपकी पार्टी करेगी, आप इनको अदालत में लेके जाएंगे? हमें पहले बताया तो जाए कि कौन कौन सी है मुस्लिम लीग फंक्शनल का, तो हम उसका जवाब दें। ये बता रहे हैं ना, एक तो देखिए, नाम एक उन्होंने होता है, बताया। हमने उसकी तरतीब कर दी ना, जिसमें कि- एक और है यासिर शाह हैं, ठीक है ना, उनका भी यासिर उसमें शाह, लिखा है। ये जो भी हैं जाती हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में नहीं है। मैं इनकी तरतीब अगर करता हूं। आपकी पार्टी का मैं- नाम कोई इस्तेमाल करता है, तो कोई हम झंडा लगाता है, हम कोई कार्रवाई किसी करेंगे, तस्वीर हमें लगाता बताया है, तो जाए, क्या हम होगा? कार्रवाई करेंगे। पीर साहबान का कभी भी ये चीज़ नहीं रही, और हमें हमेशा उन्होंने मुखालफत की है, और अहदेदारान तक तब्दील कर दिए गए। इस तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन फौरी कार्रवाई होती है, क्योंकि हम लोग इसमें मुलवस नहीं हैं। ये तो पार्टी का मौक़िफ़ आपने दे दिया, पार्टी की तरफ आपने वजाहत भी और कर पीर दी। साहब का ज़ाती तौर लेकिन पर मैं जिम्मेदारी करता हूं। हुकूमत की है, आप हुकूमत का हिस्सा हमें हैं। हुकूमत इन बताए- सब लोगों से कब्जा खाली करवाएं ना। हमें हुकूमत बताए, जो मुतल्लिका अफसरान है हुकूमत में, देखेंगे आपने तो खुद ही कह दिया वो अफसर सबसे हर- बड़ा लैंड ग्रैबर है फिर जिसने वो लिस्टें क्या- बनाई हैं। फिर क्या देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई रेवेन्यू मिनिस्टर आके बैठे, हमें बुलाए, हमें बोले आपके 6 लोग हैं, हम इसको बताएंगे कि हमारे हैं कि नहीं। आफ्ताब मेमन साहब, आप तो खुद माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट हैं, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, मुख्तलिफ ओहदे देखे हैं, डिप्टी कमिश्नर से लेकर सेक्रेटरीशिप तक, और फिर चेयरमैन EPC रहे हैं। ज़मीनों का झगड़ा है कराची में, सिंध में, खासतौर पे पूरे मुल्क में ही है, लाहौर में, पेशावर में, जहाँ भी चले जाएँ सरकारी ज़राजी पे कोई ना कोई कब्जा करके बैठा हुआ है। निजी इमलाक भी लोगों की जो है वो कब्जे में चली गई हैं। क्या इसका लाएअमल होना चाहिए? ये सारी सियासी जमातों को मुलविस कर दिया जाता है ताकि कोई एक्शन ही ना हो। किस तरीके से ये सिलसिला शुरू हो और लोगों को इंसाफ मिले? अदालत भी कह रही है कि ये गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं, रहमान मलिक भी कह रहे हैं, वज़ीर आला ने कहा है कि 50,000 एकड़ पे कब्ज़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट्स? आप लोग खुद मुलविस हैं, आपके साथी इसमें और मुलविस हैं, वो खुद करते हैं कब्ज़े। सर भाई, अगर वो इजाज़त दें तो पहले वो शेख साहब ने कहा ना, जो कि LBOD प्रोजेक्ट के लिए, मुझे उसमें थोड़ी सी एडिशन वो करें, लेकिन पहले ये ज़रूर बात कीजिएगा। अच्छा, रहना जी जाए। जी, मैं LBOD के लिए मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ सर, इसमें जो बाकी जो ड्रेन्स हैं, जो पुरान का ड्रेन है, या पतेजी का ड्रेन है, या कटन पतेजी ड्रेन है, ये आगे जाके, दिस इज़ अब ओवर 100 माइल्स, 100 किलोमीटर्स आगे जाके जो टाइडल लिंक है ना, दैट इज़ द मिसिंग लिंक। अब फिर उसमें डिज़ाइन का फॉल्ट है, ऊपर है, नीचे है, ये एक अलग उन्होंने चीज़ कहा ना है रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। सर। नहीं, पूरा LBDO को नहीं सर, नॉट पूरा LBDO, इट इज़ ओनली द टाइडल लिंक, जो पानी वो ले जाता है तमाम ड्राइन्स का नीचे समुंदर में, वो दैट इज़ द मिसिंग, इट डजंट इवन एग्जिस्ट। उसको अब वो है ही नहीं redesign सर, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। अब वो ग्रेडियंट्स उसके क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते। टोटल 34 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। हमारा उसको वक्त खत्म आपने हो जाएगा, मैं कर चाहूँगा उस पर बात कर लें। ब्यूरोक्रेट्स मुलविस हैं ज़मीनों पे कब्जा कराने में, उन्होंने नाम भी लिए हैं बहुत सारे अफसरान जी, के। बिल्कुल है, हम बता रहे हैं ना, हैं शामिल देखिए, हैं। इसमें बहुत मशहूर हैं कुछ, जैसे बिल्डरों का पहले मैंने सलीम ज़की का नाम लिया, फिर वो कुछ रह जाएंगे। असल में मसला जावेद इकबाल हैं, ये भी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं। हमारा मकसद नाज़रीन किसी को यहाँ पे जो है वो बदनाम करना नहीं है। एक लिस्ट इनके पास मौजूद है, सरकार की तैयार करता है, उसमें से नाम वो पढ़ के सुना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जितने नाम पढ़ सकते हैं वो जल्दी जल्दी देखिए, पढ़ें। जावेद इकबाल है, डॉक्टर अब्दुल नहीं, गफूर verify तो भुट्टो कर है, लेना। मोहम्मद खान आफरीदी है, ये लाउद सरकार कबूल मौजूद है, है, सरकारी लिस्टें हैं। अब सरकार दे ना, अली हसन सरकार बरोई दे। है, सैफुल्लाह मरी है, आसिफ है, हाजी असगर पठान है, हुजूर बख्श कलवड़, जैसे मैंने बताया आपको, यामीन है। इस तरीके से कई लोगों के इसमें कई जगह मुख्तलिफ जगहों पे कब्जे भी दिखाए गए हैं। लेकिन ये चूँकि ये तवील लिस्ट है, इसके लिए एक बड़ा टाइम भी चाहिए होगा। और ये उन्होंने कहा कि ये वेरीफाइड है या नहीं है, ये लिस्टें आपने कहाँ से ली हैं? अपने जराये से ली हैं, लेकिन ये रेवेन्यू अफसर मिनिस्टर ये को चाहिए वो सरकार पढ़ की के वो- टीवी पे आके सुनाए ना, ताकि फिर उसको मतलब फिर लोग Authenticity चैलेंज हो भी कर उसकी, सके। उसकी और authenticity। जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है, जिनके नाम आ रहे हैं, उनको भी मौका मिले वजाहत का। एक मुख्तियारकार, एक DDO, एक DO, जिसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इस तरह के लोग अगर लिस्टें बनाएंगे, उसकी अथॉरिटी क्या होगी? मैं इस पे लेकिन तरीकाकार तो शेख साहब यही है ना, लिस्टें मैं बननी इस तो बात इन्हीं अफसरान इस के बात लिए को है। मैं वेरीफाई करता हूँ कि इंक्रोचमेंट है, हज़ारों एकड़ इंक्रोचमेंट है, हटा सकते हैं, ज़रूर हटाएं, अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस तरह नहीं कि लिस्टें बना के उन्होंने दे दी। वेरीफाई तो करें ना, बुलाएं सही, उन लोगों को बुलाएं, बात तो करें ना। और सिर्फ 50,000 एकड़ नहीं है, उससे ज़्यादा होगी। ये 50,000 का तो इतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में हुआ है, मजीद ज़मीनें भी बहुत सारी हैं। लेकिन शेख साहब जो कह रहे हैं ना, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इस लिस्ट में जो मैं इदारे इसलिए हैं, कह- जिससे मैं मेरे इसलिए जिक्र कह रहा हूं, किया ठीक जाता है, वो प्रोग्राम इदारे का हैं, हमारा जिससे खत्म हुआ चाहता है, जिक्र इसको मज़ीद नहीं करेंगे। है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल कि मकसद। मैं इसका शिकार रहा हूँ ज़ाती तौर पे। बिल्कुल आपने बताया, किसी लेकिन- अफसर को, किसी सियासी आदमी को
खबर दे दी जाती है और फिर वो कई साल और वो बड़ी बड़ी खबरें लग जाती हैं और वो वजाहत देता रहता ये है। बहुत नाज़रीन, आज के गलत। प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की एपीसी से लेकर सिंध में सरकारी ज़मीनों पे कब्जे तक और सैलाब की सूरत हाल तक। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा हैं, सूबाई मुशीर हैं, उनके साथ GM जमाली साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, और उनके साथ आफ्ताब अहमद मेमन साहब, साबिक ब्यूरोक्रेट। आज के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई उसमें ये हुआ कि जो कब्ज़े हुए हैं सरकारी इमलाक पे, वज़ीर आला ने भी एतराफ़ किया है 50,000 एकड़ सिंध में कब्ज़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगे हैं उनको वेरीफाई करना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपने ऊपर इल्ज़ाम को धो सकें या अपने फेस कर सकें। और रेवेन्यू मिनिस्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो सामने आएँ और बताएं कि इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उनके नाम लेकर TV पर लोगों को बताएं। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।